हेलो दोस्तों, मैं अजीत मंजिल जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7th में पहुंच चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत एक रवि की कहानी से होती है। जो है बच्चा होता है, काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद जो है वो अपना घर आया होता है। तो अब उसकी चर्चा हो रही होती है। क्या है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर उपलब्ध था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। मतलब वहां पर जो मैदान था उसको हटा दिया गया था। और मतलब वहाँ पर पहले ये लोग खेलते रहे होंगे, फिर वहाँ पर अब जो है लोगों से चर्चा किया होगा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास के, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। क्या ये एक कहानी दी गई है दोस्तों, थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। भूमिका बना रहा है एनसीईआरटी, पहले भूमिका बनाती है ना दोस्तों, तो वही है, स्टार्ट किया है उन्होंने। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अच्छा ठीक है। अब ये जो है रवि जब क्लास पहुंचता है तब वो अपना चर्चा करता है, अपने शिक्षक से पूछता है कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, चलिए अब उसके बारे में क्या है पर्यावरण बात करते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप आसपास देखते हैं, जो कुछ भी आप आसपास देखते हो वही क्या है? पर्यावरण है। चलिए आगे। मतलब जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सब क्या है? पर्यावरण है। जो भी हम अपनी आंखों से पेड़, मैदान, रोड, सड़कें, ये सब जो देखते हैं ये सभी क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, आगे क्या कहानी बनती है। रवि के अनुसार पर्यावरण के उदाहरण स्कूल, भवन, अब देखिए इसमें, हाँ, स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और हमारे मित्र, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। चलिए आगे। मतलब इन्होंने अब एग्जाम्पल दे के बताया रवि के अनुसार। अब उसने अपनी समझ बनाई कि जो स्कूल में मेज़ रखी हुई हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, सड़क, कूड़ा करकट जो भी है और हमारे मित्र, ये सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। अब देखिए वस्तुओं का वर्गीकरण क्या है। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है और कुछ का निर्माण मानव ने किया है। अब इन दोनों की चर्चा होगी कि मानव का निर्माण किसने किया है, मानव द्वारा क्या निर्मित हुआ है और प्रकृति द्वारा क्या निर्मित हुआ है। चलिए देखते हैं। जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गया, प्राणी हो गए। अब मानव का निर्माण भी तो प्रकृति ने किया है दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी चीज़ें एक तरीके से, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जो भी प्राणी में तो सब आ गए, ये सब हमारे क्या हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित है। अगला, मानव द्वारा निर्मित क्या है? जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए किया है। जैसे हमारी सड़क हो गई, कार हो गई, कपड़े हो गए, किताब हो गई, इमारतें हो गई, ये सब क्या है? ये दोस्तों मानव द्वारा निर्मित हुए हैं। सड़क, कार, कपड़े, किताब और सारी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब हमारे मानव द्वारा निर्मित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये
कक्षा गतिविधि है, इससे कोई मतलब नहीं है विशेष। आगे देखते हैं, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। अब इसके बारे में देखें। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। देखिए दोस्तों, हमारी जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही हम क्या है, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं। ज़रूरत ज़्यादा है, लकड़ी का सामान बनाना है तो पेड़ों की कटाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब ज़रूरतों के हिसाब से अगर हमको कोई फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ जंगल होगा, उसकी कटाई की जाएगी। खेत बनाना है तो वहाँ जंगल होगा, तो कुछ वहाँ अगर घास का मैदान होगा तो उसकी सफाई की जाएगी। तो वही बताना चाह रहे हैं कि क्यों बदल रहा है, तो ऐसा हमारी ज़रूरत के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। वही बताने की कोशिश की गई है। चलिए और समझते हैं। अभी यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हो रही, जैसे पिक्चर नहीं स्टार्ट होती है कि थोड़ा सा हीरो के बारे में, पहले पुराने ज़माने वाली मूवी होती थी दोस्तों, ये हीरो के बारे में बताया जाएगा, कौन हीरो है, कौन विलेन है, सब बताया जा रहा है, वही है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। अब ये समझिए, पर्यावरण हमारा मूल आधार है कि नहीं। अगर सांस लेने की हवा नहीं होगी, पीने के लिए जल नहीं होगा, तो खाने के लिए भोजन नहीं होगा, रहने के लिए भूमि नहीं होगी, तो क्या जीवन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब देखिए आगे दोस्तों, क्या है इसमें, आगे समझते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। जैसे कार का धुआं, कार चलाई, क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ये इजी चैप्टर है, मतलब ये इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या है, बस इन्हीं के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में कुछ चीज़ें आगे आएंगी, इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 7th के हिसाब से है ना, तो हल्का हल्का बताया गया है चीज़ों के बारे में। मनुष्य कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन करता रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। ठीक है, पर्यावरण के घटक क्या है। चलिए, ऊपर के वार्तालाप से स्पष्ट है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब हमारे लोग, स्थान, वस्तुओं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ठीक है, आगे। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां हमारी हैं, जबकि मानवीय अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें क्या है, मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां, जो मनुष्य जो भी गतिविधियां करता है या उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है ना, तो जीवी और अजीवी इन दोनों का डिफरेंस हो गया। चलिए आगे समझते हैं क्या है। अब ये देखिए, अब इसको समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। क्या है, इन्होंने बताया है कि मानव द्वारा निर्मित क्या क्या है। जैसे मानव द्वारा निर्मित क्या क्या है, चलिए देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित क्या है,
तो मानव द्वारा निर्मित अगर हम बात करें तो मानव द्वारा निर्मित हमारी चीज़ें हैं क्या, देखिए दोस्तों, ये हमारा मानव द्वारा निर्मित हो गई, जैसे पार्क हो गया, पुल हो गया, इमारतें हो गई, सड़क हो गई, और क्या क्या हो गया, जैसे ये हमारे स्मारक हो गया, ठीक है ना दोस्तों, ये स्मारक हो गया, ठीक है ना, उद्योग हो गए, ये सब मानव द्वारा निर्मित है। चलिए, तो इसको किसने बनाया, मानव ने ही तो बनाया, ठीक है। प्रकृति द्वारा जो निर्मित है हमारा, ये जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, और सजीव जिसको हम जैवमंडल बोलते हैं, ये पर्यावरण के घटक के अंदर हम लोग मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या आ जाता है हमारा, जल, वायु, स्थलमंडल जिस पे हम लोग रहते हैं, सजीव जैवमंडल हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब मानव से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी, मानव से क्या क्या मिलकर बनता है, जैसे हमारे एक व्यक्ति से परिवार, समुदाय, धर्म मानव बनाता है, ठीक है। शैक्षिक, कोई भी शिक्षा से रिलेटेड ये भी मानव करता है। आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब क्या है, मानव से रिलेटेड है। अगला क्या बता रहा है इन्होंने, प्राकृतिक घटक वायु, जल, स्थल, सजीव, मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, मानव व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, मतलब वही बता रहा है जो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए, अब हम आ जाते हैं जीवी और अजीवी घटक के बारे में, बायोटिक, अबायोटिक। सजीव प्राणियों का संसार, और ये हमारा हो गया निर्जीव प्राणियों का संसार, समझिएगा। जैसे पादप और जंतु, ये सब हमारे क्या है, सजीव होते हैं, तो ये हमारा बायोटिक में आ जाते हैं। अजीवी जो अबायोटिक होते हैं, जो हमारे जैसे भूमि, मकान, जो मतलब जो निर्जीव होते हैं, वो हमारे अबायोटिक में आ जाते हैं। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र, डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट, अब इसको समझते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके 4 मुख्य मंडल निम्नलिखित हैं, कौन कौन से, जैसे स्थल मंडल की हम बात करते हैं, क्या है स्थल मंडल में, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या है, देखो स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पतली परत है। क्वेश्चन में अगर कह देगा मोटी परत तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। छोटी चीज़ें होती लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करती हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। अगला, मतलब ये कहने का मतलब ये है, ये पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदानी घाटियाँ आदि सभी जो जितने भी हमारी स्थलाकृतियाँ होती हैं, ये यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे धरातल भी पाए जाते हैं, ज़मीन का हिस्से भी पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। ये जितनी स्थलाकृतियाँ होती हैं, ये महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। स्थल मंडल का महत्व, यह वह क्षेत्र है जो हमें, अब इसका महत्व क्या है, जो हमें क्या देता है, वन देता है, कृषि देता है, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब ये क्या क्या हमें देता है, ये वह क्षेत्र जो हमें वन देता है, कृषि के लिए हमको क्या देता है, ज़मीन देता है, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों हो गया हमारा। तो कृषि के लिए हमारा क्या देता है, कृषि के लिए भूमि देता है, ठीक है, भूमि देता है, ठीक है।
पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये सब हमारे, और ये खनिज संपदा का भी एक प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब ये देखिए पर्यावरण का ये जो हमारा क्षेत्र के बारे में बताया गया है, पर्यावरण के क्षेत्र, डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, अब इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो बताया गया है इसको समझिएगा। जैसे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का एक संकीर्ण क्षेत्र जिस पर मानव जीवन है या जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हमारा क्या जैवमंडल कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारा एक संकीर्ण क्षेत्र जो होता है ये क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। किसका, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का एक संकीर्ण क्षेत्र, वो हमारा क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। चलिए आगे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और उनके बीच पारस्परिक संकीर्ण क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बताइए, जल की किसको आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। जल के बिना नदी की आवश्यकता नहीं होती, कि झील की नहीं होती, समुद्र की भी होती, सबका अलग अलग महत्व है। तो जलमंडल के बारे में बता दिया कि जल के क्षेत्र में, मतलब जो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और इनके बगैर जो है क्या प्राणी का जीवन संभव है, नहीं है संभव। तो अब देखिए एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, क्या है इन्होंने बताया हुआ है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन, वायुमंडल। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। तो अगर वायुमंडल में कोई परिवर्तन होता है तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन तो होता ही है। ठीक है ना। और वायुमंडल क्या करता है, ये हमें सूर्य से जो गर्मी है उससे रक्षा करता है। ठीक है। और ये वायुमंडल जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अपने चारों ओर वायुमंडल को क्या करता है, रोक के रखता है, थाम के रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैवमंडल, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते थे। देखिए, इसके कहने का मतलब है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर एक जीवन को संभव बनाते हैं। स्थल, जल और वायु, ये समझ लीजिए, ये क्षेत्र जो है जहाँ जीवन संभव है ये हमारा क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। चलिए आगे, अब देखिए शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, फ्रेंच शब्द से, ये एक फ्रेंच शब्द है। इन्वायरमेंट जो है ये फ्रेंच शब्द है जिसका इन्वायरोनर या इन्वायरोनेर, ठीक है, से हुई है। ठीक, जिसका अर्थ पड़ोस से है, मतलब इन्वायरोनर या एनवायरोनेर। ठीक है, एनवायरोनेर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। अगला,
पारितंत्र। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। ठीक है, आगे। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे मरुस्थल जाओगे ना, तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। चलिए, मतलब उन्होंने कहा, अभी अपना आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, अब पारितंत्र की बात करते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। कैसे? देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी को समझने के लिए, जैसे घास है मान लीजिए, घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया। तो इस तरह से जो ये हमारा आपसी संबंध बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें से हमारी घास की ऊर्जा, कुछ हमारी जो घास की ऊर्जा, अब इसमें कुछ घास की ऊर्जा किसके पास जाएगी? हिरण के पास जाएगी। और हिरण की ऊर्जा, जब हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो इसकी ऊर्जा किसके पास जाएगी? ठीक है, अब ये घास किससे ले रही है? सन से ले रही है। ये हमारी घास किससे ऊर्जा ले रही है? भाई घास खाना, अपना भोजन बना रही ना सन से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो ये हमारा क्या है? ये ऊर्जा किससे ले रही? सन से ले रही है। और घास को कौन खा रहा है? हिरण। और तो कुछ घास की एनर्जी हिरण ने ली, को पूरा खा गया कौन? शेर। जब शेर खा गया तो जितनी एनर्जी थी हिरण की कुछ % हमारी शेर के पास आई। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, यही हमारा इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये पारितंत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, ये जैसे पारितंत्र है, तो हमारे पास ये बताया गया है, इसमें क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं और छोटा कर ले ताकि पूरा दिख जाए हमको। हाँ, ये इन्होंने कहा कि इसमें हमको मिलेंगे कुछ हमारी नॉन लिविंग चीज़ मिलेंगी जो अजैविक घटक में आ जाते हैं, जैसे तालाब का पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है ना। और हमारा क्या क्या हो जाएगा? खनिज। ये सब हमारे निर्जीव घटक हैं और यह सब जीवों के रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये हमारे नहीं होंगे तो कैसे हमको मिलेंगे? बताओ, अगर ये जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तालाब में पानी चाहिए और पानी होगा तो ये जानवर जो हैं ये पानी पिएंगे। और इससे क्या है कि एक पूरा जो है साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हमारे जो पक्षी हैं, जैसे ये बतख वगैरह जो दिख रहे हैं, तो ये पानी इसका तालाब का पिएंगे। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो कमल कैसे हो पाएगा? ये अगल बगल घास कैसे हो पाएगी? तो यही बताना चाह रहा है। तो ये हमारे क्या है? अजैविक घटक में आ जाते हैं। अब कुछ हमारे उत्पादक, अब ये जो घास दिख रही है हमको, ये जो घास दिख रही है, ये क्या है? उत्पादक है। जो जितने भी हरे पौधे जो खुद भोजन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो हमारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वह हमारे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक हो गया। अब इसको उत्पादक को खाता कौन है? उपभोक्ता जो होता है।
जो हमारा उपभोक्ता होता है वह उत्पादक को क्या करता है, खाता है। अब उपभोक्ता कौन से हो गए, जैसे जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हमने बताया था अभी, जैसे घास हो गई, घास पर कौन निर्भर है, हिरन। घास पर निर्भर कौन है, हिरन। तो हमारा ये क्या उस पर निर्भर है ना। अब हिरन या मान लो शेर है, तो शेर किस पर, एक तरीके से हिरन या और किसी जानवर पर। तो जो हमारे किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हमारे मेढक हो गया, मछली हो गई, पक्षी हो गए, गाय हो गई, ये सब क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है। अब देखिए, अब कहानी क्या बनती है, जब यही जानवर या कोई इसमें से जैसे घास फूस या कुछ चीज़ें जो है जानवर हो गए, कोई भी चीज़ है इसमें जानवर हो गया या कोई पेड़ पौधा हो गया, या जब गिर जाता है तो ये मिट्टी में धीरे धीरे क्या होते हैं, ये सड़ते हैं। और तो इसमें जब मर जाते हैं ये लोग, तो कुछ जीव उन्हें सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। और जो मिट्टी में मिला देते हैं दोस्तों, वही हमारे क्या कहलाते हैं, मिट्टी में मिलाने वाले को अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर, अपघटक। तो चीज़ें समझ में आई ना। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, कि जो हमारे अजैविक घटक में क्या आ जाते हैं, तालाब हो गया, तालाब का पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई, खनिज हो गए, ये सभी निर्जीव घटक हैं। ये सभी जीवों के रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, ये अजैविक घटक में आ गए। अब हम समझते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक क्या होता है, जब हम उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक क्या होता है, मतलब वो जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधे हो गए। उपभोक्ता क्या हो गया, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जो पेड़ पौधे या किसी जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मछली हो गई, मेढक हो गया, पक्षी, ये सब क्या है, गाय, ये सब गाय किस पर निर्भर है, घास पर निर्भर है। पक्षी होगा कीड़े मकोड़ों पर निर्भर है या कुछ वैसी चीज़ें खाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, मछली है तो मछली जो है किस पर, छोटी मछली पर निर्भर है, तो कुछ ना कुछ तो खाती होगी ना, वो भी दाना, जो भी कीड़े मकोड़े जो मिलते होंगे, खाती है कि नहीं खाती। अब घटक क्या होते हैं, अब यही जीव जंतु जब मरते हैं, गाय मरी मान लीजिए, ये बतख मरी, तो ये क्या होता है, इनके जब मरने के बाद इनको मिट्टी में कौन मिलाएगा, तो जो मिलाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इन्हीं को अपघटक कहते हैं। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें सड़ा गलाकर मिट्टी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ज़रूरी था समझना, इसलिए बताया मैंने एक एक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, सभी पेड़ पौधे। ठीक है, अब इन्होंने कुछ आगे ऊपर दिया था, क्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। तालाब का सुंदर प्राकृतिक दृश्य, पानी का झरना, कमल के फूल, तैरते हुए हंस, ये पानी पीते हुए पशु, हरी घास, ये वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं क्या, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मैंने बताया था ना दोस्तों, मतलब क्या क्या, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, हमारे पर्वत, झील, ठीक है ना, ये महासागर, छोटे छोटे ताल का भी एक पारितंत्र अलग से भी हो सकता है। ठीक है ना, सबका अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, आगे अब इसको समझते हैं, मानवीय पर्यावरण। ठीक है, क्या है मानवीय पर्यावरण, समझते हैं इसको दोस्तों, बहुत बढ़िया से समझेंगे हम लोग। चलिए, मानव अपने पर्यावरण के लिए पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था,
पहले मतलब मानव ने क्या किया था, अपने प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। ठीक है, आगे क्या, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, स्थायी जीवन सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। तो देखिए, पहिए का आविष्कार हुआ, ज़्यादा मात्रा में अन्न उपजाया जाने लगा, वस्तु विनिमय पद्धति बार्टर सिस्टम चालू हुआ। अब ये वस्तु विनिमय सिस्टम क्या होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए गेहूं है हमारे पास, हमको और हमारे पड़ोसी को ज़रूरत है चावल की, हम या हमारे पास गेहूं है या हमें उसको ज़रूरत है गेहूं की और उसके पास है चावल, तो हम कहेंगे उससे जाके कि आप जो है एक केजी या 1 किलो या 5 किलो हमसे गेहूं ले लीजिए और जो है हमको चावल दे दीजिए। तो ये अदला बदली, क्योंकि करेंसी थी नहीं। और दूसरी बात, कोई अगर और भी चीज़ें लेनी है तो हम उसी के माध्यम से, इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम जो है मतलब बदल सकते थे सामान। मतलब कोई भी अगर हमारे पास चीज़ है, कोई भी वस्तु, जैसे गेहूं है, गेहूं के बदले हम और भी अनाज ले सकते हैं, दूसरा अनाज ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेजी से गति में बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति में पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, अगला, वस्तु विनिमय पद्धति, बताया था मैंने अभी, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, लोग सामान के बदले सामान का लेन देन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग ये। ठीक है, संतुलन की आवश्यकता, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब ये समरसता क्या है दोस्तों, समरसता का मतलब होता है आपसी तालमेल, सामंजस्य बनाना। ये हमारा क्या कहलाता है, ये समरसता से रिलेटेड है कि मतलब आपसी तालमेल या सामंजस्य बनाना। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है ये। चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। आखिरकार हम लोग, ये छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है चीज़ें, और इतना बेहतरीन समझाया गया है। और जो है मैंने कोशिश भी की है पूरा बताने की बढ़िया से, और इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला था नहीं दोस्तों, जो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी बढ़िया से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अब हम इसके थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, तो एक बार हमारा चैप्टर का ना पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है, देखिए, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पारितंत्र। मतलब वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं जिसमें वह क्या करते हैं, निवास करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। चलिए आगे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अर्थात प्रकृति ने द्वारा प्रदत्त, मतलब जो प्रकृति ने हमारे दिया है वह वातावरण जो मानव जीवन को घेरे हुए है। ठीक है, आगे,
पर्यावरण के हमारे घटक क्या हैं, जो पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं इनके बारे में बात करते हैं। इसके हमारे 3 प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक, जिसमें हमारी वायु, जल, स्थल, सजीव। मानव निर्मित, इमारतें, सड़क, पुल, उद्योग। मानव, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, ये सब हमारे क्या हैं, ये घटक हैं। तो प्राकृतिक घटक में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, हमारे वायु, जल, स्थल, सजीव। मानव में अभी हम लोगों ने एक फिगर में भी देखा था कि ये हमारे क्या मानव के घटक है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, ये सब मानव के घटक हैं। ठीक है, अगला कुछ भी जो बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो इसमें समझ में आ जाएगा। 4 प्रमुख कौन कौन सी इमारतें हैं, ये 4 प्रमुख हमारे मानव निर्मित पर्यावरण के 4 इमारतें हो गई, पुल हो गई, सड़कें हो गई, पार्क हो गई, ये सब हमारे क्या मानव निर्मित है। ठीक है, अगला स्थल मंडल क्या होता है। ठीक है, स्थल मंडल की जब हम बात करेंगे तो स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। हमारा क्या होता है, यह ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। ये चट्टानों से बना होता है, खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से बना होता है। क्या होता है, यह किससे परपटी, कठोर ऊपरी परत से स्थल मंडल, ये इन सब चीज़ों से पृथ्वी की जो ठोस परपटी कठोर ऊपरी परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों खनिजों से बना होता है जो मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। चलिए आगे दोस्तों, चलिए और समझते हैं इसको। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, 2 प्रमुख घटक, पादप पेड़ पौधे, जंतु मनुष्य सहित सभी जीव जंतु। ठीक है, ये हो गया हमारा। जीव मंडल क्या है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मैंने बताया था स्थल, जल और वायु, ये तीनों का जो एक हमारा संकीर्ण क्षेत्र है, कॉमन क्षेत्र एक तरीके से, ये हमारा क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, अगला अब ये हमारा टिक द करेक्ट आंसर आ गए। इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो मरुस्थल है हमारा, वन भी है हमारा, तालाब से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो स्थल, धर्म और समुदाय। तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, स्थल हमारा क्या है, मानवीय नहीं है, बाकी धर्म और समुदाय तो मानव के ही घटक हैं। ठीक है ना, अगला, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क क्या है, तो सड़क हमारे मानव द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो हमारे पादप वृद्धि क्या खतरा है, फसल वृद्धि खतरा है, जनसंख्या वृद्धि हमारी क्या है, खतरा है। अगला देखते हैं दोस्तों, यह इन्होंने क्या कहा है कि स्तंभों को मिलाकर जोड़े बनाइए। ठीक है, अब देखिए ये बताया गया है कि कैसे जो है कौन सा मंडल क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे जैव मंडल की बात करते हैं तो बार बार वही चीज़ आ रही, जहाँ स्थल, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं, हमारा जैव मंडल कहलाता है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर हमारी वायुमंडल कहलाता है। जलमंडल, जलीय क्षेत्र कहलाता है। पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, कारण बताइए क्या कारण है। देखिए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव की आवश्यकताएं समय के साथ लगातार बढ़ती जाती है। वह अपनी सुख सुविधाएं, रहने के स्थान, भोजन, कारखानों और परिवहन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव, जैसे वन काटना, खनन करना, सड़कें बनाना करता रहता है। ठीक है, पौधों एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ऐसा क्यों, पौधे जीव जंतुओं को भोजन और
जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जीव जंतु श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पौधों के भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथ ही पशु पक्षी बीजों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। ये हमारे बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायता करते हैं। साथ ही पशु पक्षी बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायता करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये कंप्लीट होती है एनसीईआरटी हमारी। और ये जो है हमारी पूरा चैप्टर जो है 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये दोस्तों, जियोग्राफी का, पर्यावरण से रिलेटेड था चैप्टर ये। और हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग जो है इसके एमसीक्यू करेंगे, और इसके एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इस पर आगे जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।